बात गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ दौरे की शुरुआत की। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने माता के दरबार में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अमित शाह राजौरी के लिए निकल गए। थोड़ी देर में अमित शाह राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में बकरवाल, गुज्जर और पहाड़ियों के जो नेता है उनसे मुलाकात और साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान कहा जा रहा है कि इनको एसटी दर्जा देने का ऐलान भी किया जा सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। मां वैष्णो देवी के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह जहां पर नतमस्तक हुए, उन्होंने पूजा पाठ किया और इसके बाद उनको जाना है राजौरी, जहां पर एक बड़ा ऐलान संभव है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और एक बड़ा ऐलान संभव है, वो है एसटी दर्जा दिया जाना। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही है कि जो पहाड़िया समुदाय हैं और जो अन्य समुदाय हैं वो ये मांग करें कि उन्हें ये विशेष समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि गुर्जर और बकरवाल समुदाय के पास पहले से ही ये दर्जा है, तो ऐसे में वो इसका विरोध भी कर सकते हैं। लिहाजा गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे अलग अलग बातचीत की है। अब ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट क्या होगी, इस पर सभी की निगाह है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये महत्वपूर्ण था। जमीनी हालात क्या है समझने के लिए, टटोलने के लिए गृहमंत्री पहुंचे। महाराष्ट्र में सरकारी आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी सरकारी संस्था में फोन पर हेलो नहीं बोलेगा बल्कि वंदे मातरम बोलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। हेलो हेलो, अब फोन पर हेलो बोलना मना है। अब फोन पर हेलो की जगह बोलना होगा वंदे मातरम। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम बोलने का संकल्प जारी किया गया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के हेलो बोलने पर पाबंदी। महाराष्ट्र में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने पर छिड़ गया है संग्राम। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार एक संकल्प जारी करती है। संकल्प ये है कि अब से कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी फोन उठाते ही हेलो नहीं बोलेगा, बल्कि हर सरकारी कर्मचारी को हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलना होगा। फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? सिर्फ फोन रिसीव करते वक्त ही नहीं बल्कि मुलाकात करते वक्त भी कोई नमस्ते शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, वहां भी वंदे मातरम ही कहेगा। और यह आदेश महाराष्ट्र के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सबसे पहले यह प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के प्रस्ताव पर आपत्ति एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने उठाई। ये भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोलो। क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी न किसी तरह ध्यान भटकाना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कपिल पाटिल कहते हैं कि वंदे मातरम कहने में कोई बुराई नहीं, ये भारतीय संस्कृती का विषय है, इसको जातिवाद से जोड़ना ठीक नहीं। सगळे लोक आपल्या आपल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलतात। नमस्कार करण्याची सुद्धा वेगळी पद्धत आहे। कोणी हॅलो बोलतो, कोणी सांगतो नमस्कार, कोणी बोलतो जय महाराष्ट्र, कोणी बोलतो जय भारत।
भारताची संस्कृती आहे. भारताच्या संस्कृतीबद्दल कोणाच्या मनातही दुमत असण्याचं काही कारण नाही. ह्याला जातीवादाशी जोडण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. हा भारताच्या संस्कृतीचा विषय आहे. लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता को वंदे मातरम पर आपत्ति है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटने की कोशिश है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे. आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है. हम उसी के आगे सर झुकाते हैं. हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते. सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे. समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने पर ऐतराज जताया. इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं. जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते और किसी चीज़ की भी पूजा नहीं करते. हम वाहिद अल्लाह की इबादत करते हैं. भारत में वंदे मातरम को लेकर पहली बार ऐसा विवाद नहीं उठा है. इससे पहले स्कूलों में योगा और सूर्य नमस्कार से लेकर प्रार्थनाओं तक पर विवाद होता रहा है. पिछले दिनों झारखंड, बिहार जैसे कई राज्यों में स्कूलों को जबरन उर्दू स्कूल घोषित करके उनकी प्रार्थनाएं भी बदल दी गयी. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वंदे मातरम को लेकर जारी किया गया ये सरकारी संकल्प सियासी अखाड़े का नया बहाना बन गया है. आज तक ब्यूरो. 2 अक्टूबर को बापू और शास्त्री जी की जयंती. एक चिट्ठी के बाद अब दिल्ली से गुजरात तक चुनावी राजनीति का मुद्दा बन गई है. चिट्ठी भेजी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और चिट्ठी भेजने वाले हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना. चिट्ठी में क्या लिखा है, जिसकी बात निकली तो राजनीति में अब दूर तलक जाएगी. आपको दिखाते हैं. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अगले दिन दिल्ली से गुजरात तक विवाद की राजनीति ने दस्तक दी. हुआ ये कि राजघाट और विजय घाट यानी बापू और शास्त्री जी की समाधि पर जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता श्रद्धांजलि देते हैं. लेकिन इस बार दावा है कि इस कार्यक्रम में न तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे और न उनके दूसरे मंत्री. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसीलिए एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी. लिखा कि ऐसे आयोजन का निमंत्रण तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से जाता है, फिर भी कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम और मंत्रियों का न होने पर ऐतराज है. जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मौजूद हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था. पहली नजर में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. राष्ट्रपिता जी पूरे देश के लिए आदरणीय है और सम्मानित हैं. उनकी 2 अक्टूबर की जन्म जयंती पर, उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का. 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर थे, जहां चुनाव होने वाले हैं. जब एलजी ने ऐतराज जताकर चिट्ठी लिखी तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीति बताया है. कहा है कि गुजरात में केजरीवाल के लिए उमड़े जनसैलाब और प्रधानमंत्री की रैली में खाली कुर्सियों के बाद ये लेटर लिखाया गया है कि सीएम ने पीएम को रिसीव क्यों नहीं किया. फिलहाल बापू और शास्त्री जी की जयंती का कार्यक्रम भी चुनावी खींचतान का मुद्दा बन गया है. कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक. और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दिन डीजी जेल की हत्या से हड़कंप है. हत्या के पीछे घर के नौकर का हाथ बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस अभी तलाश कर रही है वो नौकर कहां है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है. जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने थोड़ी देर पहले मौका वारदात का दौरा किया है और उन्होंने ये बताया कि नौकर ने ही दरवाजा बंद कर डीजी जेल की हत्या की है. जिस नौकर पर शक था, डीजीपी का कहना है कि उसी ने ऐसा किया होगा. आरोपी नौकर अस्थिर और आक्रामक स्वभाव का था. उसके व्यवहार के बारे में यह कहा गया है. बरामद सीसीटीवी में नौकर यासिर भागता हुआ दिखा है, ये डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है. फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन टेरर एंगल से नहीं. आपको बता दें कि जो आतंकी संगठन है वो पोस्ट लिखकर ये कह रहे हैं कि हत्या हमने करवाई है. हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं
पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, टिकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो अभी उस नौकर को पकड़ना है जो फरार चल रहा है, उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या उसको बहकाया गया, क्या कोई जैसा कि जिम्मेदारी अब आतंकी संगठन ले रहा है, ऐसी कोई बात सामने आ रही है जो सब साफ होगा नौकर की गिरफ्तारी से। क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई? अर्पिता, आज तक के हाथ डायरी के वो पन्ने लगे हुए हैं जिसको पहला सबूत मान रही है डिप्रेशन का जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि अगर आप इस डायरी के पन्नों को देखेंगे तो जो मानसिकता है वो साफ जाहिर होती है उसके यासिर के लिखने से कि वो क्या क्या लिखता था अपनी डायरी में, क्या शायरी करता था, किस अंदाज से संतुष्ट नहीं था। तो ये एक क्लू है जो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। दूसरा सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात होगी कि जब यासिर पुलिस के हत्थे चढ़ेगा या वो गिरफ्तार होगा, उससे पूछताछ हो जाएगी, फिर सभी बातों का खुलासा होगा। आखिर हत्या क्यों की उसने, जबकि घर में वो काम पिछले 6 महीने से कर रहा था, क्या किसी के कहने पे किया या खुद किया, अगर की तो किस वजह पे। तो उन सभी पहलुओं का पूरा खुलासा तब हो जाएगा जब यासिर से पूछताछ होती है या यासिर पुलिस के हाथ लगता है। बिल्कुल, उसका पकड़ा जाना अशरफ बहुत जरूरी है, लेकिन अशरफ एक तरफ पुलिस टेरर एंगल से इसको नहीं मान रही है और दूसरी तरफ आतंकी संगठन जो है लगातार कह रहे हैं। बहरहाल इसका सवाल का जवाब लेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट इस पर तैयार की गई है, वो रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू सन्न है, श्रीनगर से दिल्ली तक हड़कंप है। हैरानी है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त जम्मू के दौरे पर हैं, उसी दिन जम्मू कश्मीर के डीजी जेल संदिग्ध तौर पर मृत पाए गए। शक हत्या का भी है, आतंकी वारदात का भी है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया बाहरी जम्मू के उदयवाला इलाके में अपने दोस्त के घर पर मृत मिले। गला रेता गया था, शव को जलाने की कोशिश भी हुई। बताया जा रहा है कि गार्ड ने सबसे पहले कमरे में आग देखी, वो चीखता हुआ भागता हुआ कमरे के पास गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो डीजी जेल मृत मिले, गला रेता गया था। डीजी जेल हेमंत लोहिया के शव मिलने से हड़कंप मच गया। शहर में गृह मंत्री अमित शाह थे और उसी रात डीजी जेल का शव मिलने से पूरा अमला हरकत में आ गया। फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने लगी। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह के मुताबिक मौका वारदात के शुरुआती पड़ताल से लगता है कि कातिल ने पहले लोहिया का दम घोटा, फिर केचप की बोतल तोड़कर उनका गला काटा और फिर शव को जलाने की कोशिश की। घर पर मौजूद गार्ड ने जब लोहिया के कमरे में आग की लपटों को देखा तो उसने शोर मचाया। चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा। वारदात के बाद से घर का नौकर यासिर भी गायब है। उसके फरार होने से हत्या का शक उस पर है। यासिर की डायरी से शक पुख्ता होता जा रहा है। डायरी में हिंदी अंग्रेजी में काफी कुछ है। शुरुआती जांच में लगता है कि वो डिप्रेशन में था, काफी अग्रेसिव था। यासिर पहले राज्य के प्रधान सचिव के घर काम करता था।
रामबन के रहने वाले यासिर की कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में भी जुट गई है। डीजी जेल के शव मिलने के 10 घंटे बाद आतंकी संगठन PAFF ने हत्या की जिम्मेदारी लेकर खलबली मचा दी। PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स आतंकी संगठन TRF का नया नाम है। आतंकी संगठन ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हमारे स्पेशल स्क्वाड ने उदयावाला में डीजी जेल HK लोहिया की हत्या की है। हिंदूवादी शासन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की ये शुरुआत है। हम कहीं भी कभी भी बेहद सटीक तरीके से हमला कर सकते हैं। 57 साल के हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के IPS अधिकारी थे। अगस्त में ही उनकी तैनाती डीजी जेल पद पर हुई थी। लोहिया के घर का रेनोवेशन चल रहा था, लिहाजा वो अपने दोस्त के घर पर रह रहे थे। दोस्त के घर में उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन हत्या क्यों की गई, हत्या का इरादा क्या था, हत्या के पीछे नौकर या आतंकी या कोई, या फिर डीजी जेल का नौकर ही आतंकियों का मोहरा था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। तो राजीव, जो मुख्य आरोपी है, जो नौकर जिसको कहा जा रहा है, उसका अभी तक कोई सुराग, कोई पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने हालांकि तस्वीर जारी की है, नंबर जारी कर सूचना भी मांगी है। और आरोपी की कमरे से एक डायरी मिली है जिसमें कई बातें ऐसी हैं जिससे उसके मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या में नौकर को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को काफी सुराग मिले हैं। पुलिस को CCTV फुटेज मिले हैं, जिसमें देर रात नौकर यासिर अहमद भागता दिख रहा है। पुलिस के शक की कई वजह हैं। हत्या के वक्त सिर्फ यासिर ही डीजी के साथ था। शुरुआती जांच में मौका वारदात पर किसी और के आने के कोई सबूत नहीं मिले। फोर्स एंट्री नहीं थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था। गार्ड ने भी किसी और को अंदर आते जाते नहीं देखा। यासिर के कमरे से मिली डायरी ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। डायरी में हिंदी और अंग्रेजी में काफी को शब्द लिखे मिले। कुछ अजीबोगरीब लाइनें भी हैं। कुछ शब्दों में वो जिंदगी से परेशान दिखता है, मौत की बात करता है। डायरी की कुछ लाइनें हैं, जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब मौत ही देगी। आगे लिखता है, डियर मौत, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस ने आरोपी नौकर यासिर की तस्वीर जारी कर लोगों से जानकारी शेयर करने की अपील की है। इसके लिए बाकायदा 3 फोन नंबर भी जारी किए। ये नंबर हैं 9797 517 317, 9419 101 474, 0191 254 3937। नौकर 6 महीने से डीजी जेल के घर पर काम करता था। इससे पहले वो प्रधान सचिव गृह के यहाँ था। नौकर एंगल आने से जम्मू से उसके घर रामबन तक पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल हत्या में आतंकी एंगल खारिज कर दिया है। आतंकी संगठन PAFF के दावे को कोरी बकवास बताया जा रहा है, लेकिन ये भी समझना होगा कि अभी ये शुरुआती जांच है। सवाल कई हैं। मसलन इतने बड़े अधिकारी की सुरक्षा में कोई कैसे नहीं था, घर पर सिर्फ नौकर ही कैसे? हत्या का मकसद भी अभी साफ नहीं है। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि यासिर अगर मुख्य आरोपी है तो हत्या की वजह क्या है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।